नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम एक सुखद प्रतिक्रिया को हम अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों अर्थात हमारे आदरणीय भारतीय अवाम से साझा करना चाहेंगे। अब कोई यानी किसी पार्टी का है का रहा होगा कार्यकर्ता या पदाधिकारी, वो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हुए ये कह रहा था कि ये YouTube वाले जो सर हैं वो नीति की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं और चरित्र की बात करते हैं, साफगोई की बात करते हैं। ये सब कहाँ राजनीति में चलता है? ये तो चूँकि इस क्षेत्र में हम नहीं कहते हैं कि बहुत दिनों से हैं, लेकिन कुल मिलाकर 10-12 साल हम हो गए। एक तो 3-4 साल तो हमको माने भारत के कई जगहों पर राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता का हमने कई जगहों पर ये भाषण दिया, स्पीच दिया, लोगों को समझाया, वो चला। फिर इसके बाद फिर यह हुआ कि भाई नहीं, जब तक कोई आपको अधिकार नहीं मिलेगा तब आपकी बात कौन सुनेगा। तो अधिकार के लिए फिर चुनाव है, चुनाव के लिए फिर जो है एक पार्टी बनानी पड़ेगी, फिर पार्टी बनाना, उसका पंजीकरण कराना, ये सब करने में तो कम से कम यानी 10-12 साल ये चल रहा है। तो उस दौरान तरह तरह के लोग मिले थे, ऐसी बात नहीं, कोई आज की नई बात नहीं है। वो यही कह रहे थे कि देखिए साहब, यदि आपको इस राजनीति में आना है तो आपको छल कपट करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, लोगों से झूठ बोलना पड़ेगा, तिकड़म जो है वो करना पड़ेगा। ये कई लोगों ने कहा, कोई तो हमने उनको और इन बातों का मान लीजिए हम बहुत माने शब्दों से उनको जवाब देते हैं तो उसकी भी कोई विश्वसनीयता नहीं है कि भाई माने इस क्षेत्र में जो लोग बोलते हैं और क्या करते हैं दोनों में तो कोई मेल होता नहीं है। तो मान लीजिए मैं बोल भी देता तो उसकी विश्वसनीयता क्या होती। तो मैंने तो फिर भी कुछ तो बताना ही था, कुछ तो उत्तर देना ही था। तो हमने बस यही कहा कि देखिए भाई, हम तो इसीलिए आए हैं कि हम जो है उसी शुचिता के साथ, उसी स्वच्छता के साथ, उसी साफगोई के साथ जो हमारे मन में है, जो हम बोल रहे हैं और जो हम करके दिखाएंगे, लगभग एक ही जैसा, लगभग प्रयास मेरा यही रहेगा। जो आपने कहा उससे कोई मतलब है नहीं। अब ये सवाल हम सफल हों या न सफल हों, ये मेरे हाथ में नहीं, वो ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला चाहेगा तो हम सफल होंगे, ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो हम सफल नहीं होंगे। लेकिन ऊपर वाले के पहले और उससे बड़ा ईश्वर तो मेरा वो सामने है,
हमारी आदरणीय भारतीय अवाम, तो ये उसके ऊपर भी उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि हम किस तरह से ये नीति ले चलें, साफगोई से ले चलें, ये साफगोई से ले चलें कि न ले चलें, स्वच्छता से ले चलें कि नहीं ले चलें, मनसा वाचा कर्मणा, माने हमारे जो मन में क्या है, हम बोल क्या रहे हैं, हम आपको क्या करके दिखाएंगे या करेंगे, इन तीनों में सामंजस्य और पारदर्शिता, माने पूरी बात जो है साफगोई के साथ। तो अब ये जो प्रयास है, हम सफल हों या न सफल हों, ये बिल्कुल निर्भर करता है हमारी आदरणीय भारतीय अवाम पर। तो हमको इसकी चिंता नहीं है, इसको सफल और असफल बनाने की जिम्मेदारी भी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम पर ही है। तो हाँ, लेकिन ये मेरा प्रयास यही रहेगा, प्रयास यही रहेगा। तो आ जाइए वो गेस्ट हाउस कांड लखनऊ वाला, जो कि 1995 में शायद हुआ था, उसका वीडियो मैं देख रहा था। कैसे कैसे समाजवादी के असामाजिक और गुंडे तत्व जो है बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को अपमानित, प्रताड़ित और उनको मारपीट कर और उनको मारपीट रहे थे। कैसे कैसे वो मायावती का घर, नहीं गेस्ट हाउस, घर नहीं गेस्ट हाउस में घेर करके जो है तोड़फोड़ पर आमादा थे। उसमें जो सबसे दुखदाई वाली बात तो ये थी कि उनकी मंशा थी शायद उसमें सिलेंडर वगैरह रख करके आग लगाने की, ये तो दुखदाई थी। उसी के बराबर, उससे अधिक जो मुझको अनुभव हुआ, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे कि ये चमार, देखिए जिन शब्दों की बराबर भारतीय अवाम ताकत दल मना ही करता है कि इसको त्यागना ही होगा, तो वो समाजवादी पार्टी के गुंडे कह रहे थे कि इन चमारों का दिमाग खराब हो गया है, इनके जो इनको बहुत चर्बी चढ़ गई है, ये चमाइन जो है वो इसकी चर्बी चढ़ गई है, इसका दिमाग ठीक करना है। इस तरह से अपमानजनक अल्फाजों से, शब्दों से वो सरेआम बोल रहे थे। ये देख करके मेरे मन में ये हुआ कि भाई यही गुंडे तो आज भी हैं, फर्क क्या है? जिस सत्ता के लिए लालायित है समाजवादी पार्टी, जिस सत्ता के लिए लालायित है अखिलेश यादव, यही गुंडे हैं वही। और अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के लोगों को जानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के गुंडों या उनके गुंडे से जो है समाजवादी पार्टी की जो पत्नी महोदया हैं श्रीमती जी डिम्पल यादव, वो भी उसका शिकार हो चुकी हैं। तो बात इतनी सी नहीं है। अब सवाल है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग और अखिलेश यादव सत्ता के लिए बहुत लालायित हैं, बहुत जो है वो इसके लिए प्रयासरत हैं वापसी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोग जब सत्ता में आएंगे, जो कि हमारे भारतीय भाई बहनों को, जो कि जो हमारा अंदाज था और अंदाज सही है कि हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका सबसे पहले वो सम्मान का भूखा है कि उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको अपनापन मिलना चाहिए, उसको जो है गले लगाने वाला मिलना चाहिए। ये मेरा अंदाज गलत नहीं है, ये कई बार देखा भी गया है और जो समाचार भी मिल रहे हैं वो भी जो है इसी को पुष्ट करते हैं। तो जहां एक और भारतीय अवाम ताकत दल का ये प्रयास है और दूसरी ओर यदि ये सत्ता में पहुंचेंगे जो कि हमारे उन भारतीय भाई बहनों को सम्मान देने के लिए तैयार ही नहीं है
और इन्हीं अपमानजनक शब्दों का जब भी मौका मिलेगा वो इस्तेमाल जरूर करेंगे और इसे अपमानित जरूर करेंगे। तो सवाल इस बात का है कि क्या ऐसे तत्वों को वाकई में यदि शुद्धता या जागरूकता हो इस देश में और हमारे भारतीय समाज में, ऐसे तत्वों को देश के बाहर, समाज के बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन अफसोस कि वो जागरूकता उस स्तर की नहीं है। नहीं तो ये पार्टी जो है वो वोट मांगती। यही तो सवाल है। एक कहता है कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार, और एक जो है यानी जो है वो इन भाषाओं का प्रयोग करता है, जो कि हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं और भारतीय जनता के दल बराबर प्रयास कर रहा है, बराबर समझा रहा है कि बाकी शेष हमारे जो है भारतीय समाज के तबकों को चाहिए कि इन सारे अपमानजनक शब्दों का परहेज करें, उसका इस्तेमाल हरगिज न करें। तो समाजवादी पार्टी के वो असामाजिक गुंडे तत्व जो है, अब कोई कहे कि साहब अरे इक्का दुक्का, उन्हीं की कहावत मान लेते हैं। तालाब को गंदा करने के लिए एक ही गंदी मछली काफ़ी होती है, और सिर्फ इक्का दुक्का तो होंगे नहीं, उनकी अच्छी खासियत वो तादाद होगी। और ये तो पूरा देश जानता है कि ये समाजवादी पार्टी कैसे लोगों का जमावड़ा है। ऐसी बात नहीं है। कुछ इसी तरह के गुंडे तत्व जो है ये बहुजन समाज पार्टी में भी जो है वो पाले जाते हैं। अब तो प्रचलन है कि कुछ और भी पार्टियां भी पालती हैं। अब अपने भारतीय समाज के जो हमारे पिछड़े जिनको भारतीय जनता का दल अपने पिछड़े भारतीय भाई बहन से संबोधित करता है, वो और उनके लिए जो ये शब्द इन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस वीडियो में देखा गया, मन को बहुत कष्ट हुआ। लेकिन साथ में ये भी मन को कष्ट ये भी हुआ कि खुद जो बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया मायावती है, वो खुद इन्हीं हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। वो उसमें वही एक नए किस्म का सामंतशाही दृष्टिकोण है, वो नए किस्म का सामंतशाह है, नए किस्म का जमींदार है। आपने देखा होगा कि चुने हुए विधायक, बहुजन समाज पार्टी के चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसदों को वो जमीन पर बिठाती है और अपने ऊपर बैठती है। तो जरा सोचिए कि जो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा वो बाबा साहब क्या बोलते हैं, जातविहीन समाज नंबर 1, और हमारे इस तबके के साथ जिसके साथ हजारों साल तक जो है एक मतलब कि लगातार कंटिन्यूसली इंसिस्टेंटली शोषण हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और कभी कभी तो इज्जत का भी। तो उन्होंने यही आरक्षण की बात नहीं कही थी, ये हमेशा जान लीजिए। उन्होंने कहा कि इस तबके को, भारतीय समाज के इस तबके को जिसको इतने घाव मिले हैं, उसको मरहम लगाने की जरूरत है। और उस मरहम में ये सम्मान, अपनापन गले से लगाना, इज्जत प्रतिष्ठा देना, ये पहली आवश्यकता है। तो समाजवादी पार्टी के गुंडे असामाजिक तत्व तो जो हैं सो हैं ही। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया जो है वो खुद ही हमारे इन भारतीय भाई बहनों के भारतीय भाई बहनों का जो तबका है भारतीय समाज का, उसको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बाबा साहब के यानी सिद्धांतों की बात करती है। सारे जो बाबा साहब के सपने हैं, जो उनके आदर्श हैं, जो उनका दर्शन है, जो उनके विचार हैं, सबकी ये हत्या कर रही है।
बाबा साहब ने कब कहा था कि जातिवाद करो? यही बोला था ना, लेकिन ये कर रही है। तो कहने का मतलब कि ये जो ताकतें हैं माने राजनीतिक दलों के बेस में, समाज में जातिवाद एक बहुत खतरनाक, बहुत जहरीला हथियार है। इससे इस समाज को तो तोड़ती ही हैं। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये सम्मान, वो इज्जत जिसके कोई हकदार हैं, जो इज्जत जो है भारत का संविधान देता है, उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ जाइए कि और इनकी जो सरकारें भी रही हैं, इन्होंने क्या व्यवहार किया है हमारी भारतीय अवाम से, वो जग जाहिर है। लेकिन फिर ये जोर लगा रही हैं, लालायित है सत्ता पाने के लिए। तो इनका बस एक ही रहता है, सत्ता पर कब्ज होना। और सत्ता पर कब्ज होकर के फिर सारी वही माने समाज विरोधी, समाज में विखंडन करने वाली वो सारी हरकतें करते हैं सत्ता के जरिए। तो एक तो ये सच्चाई समाजवादी पार्टी की भी और बहुजन समाज पार्टी की भी। हम नहीं कहते कि ये सच्चाई सिर्फ दो ही में है। ये बीजेपी में भी तमाम तत्व हैं जो कि अभी भी हमारे इन भारतीय भाई बहनों को जो कि बराबरी के आधार पर समान इज्जत प्रतिष्ठा के हकदार हैं और उनको दिया जाना चाहिए, दिया जाना एक अनिवार्यता है समाज की। ये तत्व अभी भी वही उन्हीं अपमान शब्दों से जिसको मुझको कहने में काफ़ी माने संकोच नहीं, काफ़ी माने मन बैठ जाता है अपना। है तत्व इसमें बीजेपी में भी। और वो बात क्या करते हैं? राष्ट्रवाद, सबका साथ सबका विश्वास। मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास। किसका विश्वास होगा बताइए ना? वो असामाजिक तत्वों का विश्वास होगा। ये जो देश के दुश्मन जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का विश्वास इनको होगा। प्रकाश करत, सीताराम येचुरी, डी राजा जो कि इस देश के दुश्मन हैं, उनकी पार्टी देश के दुश्मन है, उसका विश्वास इनको होगा। ममता बनर्जी जो बहुत ही घोर किस्म की गद्दार है इस देश की, भारतीय समाज की, उसका विश्वास होगा इनको। इस प्रकार देश विरोधी ये शरद पवार, उनका विश्वास हो सकता है। लालू प्रसाद जो कि भ्रष्ट भी है और समाज विरोधी भी है, देश विरोधी भी है, उसको जो है उसका विश्वास होगा इनको, मोदी जी को। ऐसे लोगों को विश्वास होगा। हमारी जनता का विश्वास हो नहीं सकता। न विश्वास है, न साथ है। अब वो पता नहीं जो विकास कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं पता नहीं। तो ये उनके सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास की ये असलियत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी दल की ये वास्तविकता है, ये कड़वी हकीकत है। इसको समझते हुए और ये जो हम बता रहे हैं और जो हमारे लोगों ने देखा है, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम ने देखा है, इस सब के ऊपर हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, जो कि आज भी हमारे हर भारतीय के दिल दिमाग पर उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत बिल्कुल यानी धधकती हुई ज्वाला के समान ज्वलंत है। उनका आदेश है कि ये काले अंग्रेज है। ये ऐसे नहीं मानते हैं। वो इस समाज को तोड़ने पर ही आमादा हैं। बस इनको सत्ता चाहिए, तो इनको नष्ट में नाबूद करना है। और जब नष्ट में नाबूद करना है तो मान लीजिए समाजवादी को नष्ट में नाबूद करते हैं तो क्या बीजेपी को छोड़ देना है? बीजेपी भी इस समय समाज को तोड़ने में बिल्कुल लगी हुई है। आरक्षण जो है माने
समाज को विखंडित करने का सबसे खतरनाक हथियार जो है ये यानी के रूप में आ रहा है। मेरे जातियों में, उपजातियों में तो समाज में विखंडन करके समाज को कमजोर करना, ये इन हरकतों में आजकल वो बीजेपी लिप्त हो गई है जो कि कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। बीजेपी के लोग भारतीय एकता का विरोध करते हैं और भारतीय आवाम ताकत दल के मुहिम को रोकने के लिए हर साजिश, हर षड्यंत्र, हर तिकड़म करने पर वो दिन रात मीटिंगें करते हैं। इसकी खबरें मिल रही हैं। बताइए, इनसे कोई पूछे कि भैया आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं और वो राष्ट्रवादी किस प्रकार से यह राष्ट्रवाद आपको ये सिखाता है कि देश में एकता का विरोध करिए और देश में एकता जो है वो राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। बताएं उसको सच्चे अर्थों में कि जिस राष्ट्रवाद या कोई भी वाद जिसमें भारतीय एकता न हो वो राष्ट्रवाद झूठा है, खोखला है और समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो वो इनका, ये राष्ट्रवाद इनका। वो कल एक और भारतीय भाई आए थे और खास करके वो ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के तबके से संबंध रखते थे। उन्होंने भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी को बताया कि इस मोदी ने हमको बर्बाद कर दिया, आरक्षण पर आरक्षण। तो ये तो खैर जो है तो उनको नहीं बल्कि समाज, तो उनको बताया कि भाई अरे भाई सिर्फ अपना ही मत देखिए, समाज को कितना नुकसान कर रहे हैं इसको भी समझिए। और देश में सबसे बड़ी बात है कि ये समाज को विखंडित करके कितना नुकसान कर रहे हैं समाज का भी, देश को कमजोर कर रहे हैं और अपनी आवाम को तो जो नुकसान कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल जो बता रहे थे उनको, माने उन भारतीय भाई से जो कि हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन के तबके से आते हैं। मैंने पूरा समाज तो अपना भारतीय समाज है, तो उस भारतीय समाज में ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज से के तबके से थे। तो वो कह रहे थे कि इस मोदी ने हमको बर्बाद कर दिया। तो भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी ने बताया कि भाई ये व्यक्तिगत हित तो हो सकता है, लेकिन समाज के भी विषय में सोचने की जरूरत है और उसके पहले देश के विषय में। तो देश के लिए भी ये आरक्षण जो है खतरा है, भारतीय समाज के लिए भी खतरा है और ऊपर से भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी ने बताया कि जो आरक्षण जो है ये हमारी जो मान लीजिए वो पिछड़े भारतीय भाई बहन है, सिर्फ साधन यानी आर्थिक संसाधन के अभाव में उनकी प्रतिभा का निखार नहीं हो पाता है। लेकिन यदि उनको आर्थिक साधन भरपूर उनको दिया जाए और परिश्रम करने की, मेहनत करने की उनको प्रेरणा दी जाए तो उनमें बहुत प्रतिभा है। तो उस प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। प्रतिभा के आधार पर ही वो समाज में हैसियत और प्रतिष्ठा, सम्मान को उनको बख्शने की आवश्यकता है।
और उसके आधार पर वो समाज में इज्जत पाएं। प्रतिभा उनमें है। बाबा साहब ने यही मेहनत जो है वो मेहनत करके दिखाए थे, आरक्षण से नहीं बने थे। इस सच्चाई को हर एक जो है वो भारतीय भाई बहन को समझना चाहिए। तो यही बात कर रहे थे कि आरक्षण जो है हमारे जिनके नाम पर ये आरक्षण है उनकी काबिलियत को मारता है, उनकी प्रतिभा की हत्या करता है। उनकी काबिलियत है 100% की और कुंद कर देगा 20% पर, और उस पर से समाज में इस तरह का एक कलंक, कोटे वाला कोटे वाला कोटे वाला। और तीसरा नुकसान है कि हमारी जो राष्ट्रीय दक्षता है, नेशनल इफिशिएंसी है, हम काबिल लोगों को लोगों को बनाएं, जो काबिल बन सकते हैं उनको भी निकम्मा बनाएं। ये कभी भी देश के हित में नहीं है। देश में पैसे की भी कमी नहीं है, पैसे वो बर्बाद हो रहे हैं। यदि वही धन जो है हमारे जरूरतमंद जिनके पास आर्थिक साधन नहीं है उनको दे करके उनको परिश्रम, मेहनत, और ये बिल्कुल साबित हो रहा है। गांव गिराज के बच्चे जो है वो मेडल ला रहे हैं। वो इसी बात को साबित कर रहा है कि जिनको वो साधन और वो माहौल मुहैया कराया जाए, बिल्कुल चमक के आएंगे, उनको इज्जत भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, वो हैसियत भी मिलेगी समाज में, और उसके बूते पर वो जो है सम्मानित होंगे भारतीय समाज में। ये योजना, ये इच्छा, ये ख्वाहिश जो है वो भारतीय वामता के दल की है। तो प्रतिभा उनमें बहुत है, और आरक्षण उनकी प्रतिभा को, उनकी काबिलियत को, उनके टैलेंट को मारता है। तो ये बात हमारे पिछड़े हमारे भारतीय भाई बहनों के लोग भी इस तथ्य को समझने लगे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है, वो आज घटिया किस्म के की सोच के साथ यानी इस समाज को तोड़ने में लगी हुई है। कभी आरक्षण, कभी ये, कभी वो। तो भारतीय समाज इसके भारतीय जनता पार्टी के हाथों में महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ये सभी हमारे आदरणीय जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह वो समझना चाहिए। तो अब जरा देखिए, एक दूसरा वीडियो देखा गया। वो वीडियो ये था कि वो एक डीएसपी थे शैलेंद्र सिंह, मुख्तार अंसारी इतना बड़ा माफिया, और वो डिप्टी एसपी थे एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, जो कि इन्हीं सब मामलों में वो लगाई जाती है। तो वो जो है ये लाइट मशीन गन कोई वो मिलिट्री से भाग के आया था और एलएमजी वो चुरा के लाया था, उसको वो हासिल करना चाहता था वो माफिया मुख्तार अंसारी। AK-47 तो जैसे बताया, AK-47 तो घातक होती ही है, लेकिन यदि इन माफियाओं के हाथ में LMG मिल जाए, लाइट मशीन गन मिल जाए, तो कितने बड़े पैमाने पर नरसंहार कर सकते हैं। तो ये सुन करके पूरी यूपी पुलिस पूरी दहल गई थी और कह रहे थे कि भाई कैसे भी हो उस LMG को आप जो है वहाँ से वो बरामद करवाइए और वहाँ से लाइए। तो वो बता रहे थे कि कैसे कैसे दिक्कतें होती है कि पुलिस में भी काफ़ी लोग साथ नहीं देते हैं कि मान लीजिए वो बड़ा खूंखार किस्म का है, दुर्दांत किस्म का है, उसके आदमी तो पुलिस लाइन में घुस के मारे थे, कई पुलिस अधिकारियों को मारा था। तो कई पुलिस वाले तैयार भी नहीं होते जो है ऐसी टीम में जाने के लिए, जैसा कि वो बता रहे थे। तो उन्होंने खैर चूँकि शैलेंद्र सिंह की बहादुरी का
माने पर काफ़ी लोगों को विश्वास था, पुलिस के लोगों का विश्वास था, तो उस टीम में लोग आ गए। तो एक लंबी उनकी कहानी बता रहे थे कि फिर जो है वो कैसे कैसे जो है वो पहले तो लाइट मशीन गन कहाँ पर है, कौन लिया है, वो उस आदमी को ढूंढे ढांढे, तो फिर इसके बाद जो है वो मतलब कि अब अपने कब्जे में लिया। तो जब कब्जे में लिया तो वो डील करने वाला था। ये मुख्तार अंसारी जो माफिया वाला है उसको डील करने वाला था। तो जो FIR जो लिखवाई गई, वो एक थाना है चौबेपुर, वहाँ से इसमें वाराणसी में जो FIR जो लिखवाई गई, तो उसमें आर्म्स एक्ट जो माने ये हथियार या असलहा अधिनियम में उसने डाल दिया। तो असलहा अधिनियम में तो वही भाई जिसे वो बरामद हुआ वो भाई लागू हुआ, लेकिन वो चाहते थे पोस्को एक्ट। तो पोस्को एक्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, तो उसमें जो है उस जो खतरनाक असलहा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, जिन पर भी शक शुबा है, सब पर लागू होता है। तो उसमें वो मुख्तार अंसारी भी आ सकता था। तो उस FIR में माने कितनी साठगांठ होती है, तो मुख्तार अंसारी से अब माफिया अपराधियों की पुलिस वालों से उसका भी एक नमूना वो बता रहे थे। तो वो पुलिस वाले जो है शुरू में FIR में पोस्को डाले ही नहीं। तो फिर जब उनको कॉपी मिली तो पोस्को ने तो ये किसी तरह से जाकर पोस्को डलवाए। जब पोस्को जब डाला गया उसमें, तब ये मुख्तार अंसारी चौंक गया कि अब वो भी गिरफ्तार होगा। अब वहां से वो दृश्य, वो नज़ारा शुरू होता है कि ये मुलायम महोदय मुख्यमंत्री थे। बताइए, मुलायम पूरी पुलिस विभाग को ये निर्देश देते हैं कि उस DSP से कहिए कि वो पोस्ट को हटवाए। तो इन्होंने बताया कि भाई कि जब FIR में जब एक बार पोस्ट को आ जाता है तो उसको हटाना नामुमकिन है, और ख़ास करके जब इस तरह की जांच होगी और हमने ही जो है वो पोस्ट को डलवाया, और कैसे हम कह सकते हैं कि भाई इसमें पोस्ट को नहीं होना चाहिए। तो तरह तरह के दबाव की भाई ठीक है पोस्ट को मत हटाइए। तो फिर जब जांच हो तो मुख्तार अंसारी का नाम मत लीजिए। ये मुलायम सिंह से ये निर्देश आते थे कि जांच हो तो उसका नाम मत लीजिए। हालांकि वो जो शैलेंद्र सिंह थे, चूँकि हमको कहना नहीं चाहिए, वो चूँकि एक पुलिस अधिकारी थे, उनका जो मानसिक विस्तार इतना नहीं था कि सीधे वो मुलायम सिंह पर आक्रमण करते, लेकिन वो घुमा कर बोलते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, चूंकि हमको इस अवाम की चिंता है, जो मजलूम लोग हैं उनकी चिंता है, और वो चिंता ये है कि मुलायम अखिलेश ऐसे जो कि माफिया राज चलाते हैं, यदि इनको सत्ता मिलेगी तो आम जनता का क्या होगा। मैंने कितने खतरे में वो जो है वो लोग मैंने कितने खतरों से घिर जाएंगे। इसलिए जो है ऐसे लोगों को पहचाना जरूरी है। वैसे भी मुलायम सिंह पर पहले भी जब राजनीति में आने के पहले 50 से 51 केसेस हैं उनके ऊपर। वो चीज़ अलग है, और ये चीज़ कहने में भारतीय जनता दल को संकोच वाली बात है। कोई डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है कि अधिक से अधिक क्या होगा, मरवा देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आवाम को बताना बहुत जरूरी है। तो वो DSP तो डर मतलब जो अरे कोई सिविल सर्विसेज का जो अधिकारी वगैरह जो है वो कितना बोलेगा। मैंने IAS का सेक्रेटरी हो और वो DGP हो, तो वो घुमा फिरा के उसके आसपास बोलते हैं।
लेकिन जिसको आवाम की चिंता है वो डट के बोलेगा, और जो अपराधियों के जो सरगना है उसको बेनकाब करेगा ताकि जनता को राहत हो। तो इस मुलायम महोदय से बराबर निर्देश जाते थे कि भाई ठीक है, पुष्को हटे न हटे, लेकिन तुम जो है जब जो इन्वेस्टिगेशन हो तो मुख्तार अंसारी का नाम मत लेना। तो बोला कि अरे वो जो जब उसमें शामिल सारी बात हो तो हम कैसे जो है उसका नाम छोड़ देंगे। तो फिर जो है पूरे मैंने जो पुलिस महकमे पर इतना दबाव डाला कि भाई कि अब उसे कह दीजिए कि वो इस्तीफा दे के बाहर हो जाए। सर्विंग और इतना काबिल अधिकारी को मुख्तार अंसारी माफिया के लिए मुलायम सिंह ने उनको इस्तीफा देने पर, रिजाइन करने पर मजबूर किया। सवाल इस बात का है, और यही नहीं, इस्तीफा देने के बाद भी वो बराबर पीछे पड़े रहे और इनका रिकॉर्ड खोलते रहे कि कुछ न कुछ मिल जाए तो इनको जेल में डाल दें। और किसी न किसी बहाने वाराणसी में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने गए थे, वहाँ भी कोई बहाना खोज करके इनको जेल में डाल ही दिया। इस्तीफा देने के बाद प्राइवेट नौकरी जहाँ खोजते थे, पहले इनके गुंडे बोल देते थे, यानी वो प्राइवेट कंपनी वालों को धमकाते थे कि यदि इनको नौकरी दिया तो खैर नहीं, बहुत पीछे पड़े थे। ऐसे गुंडे माफियाओं को पालने वाले अभी वोट मांग रहे हैं आपसे। वो समझते क्या हैं आपको कि वो जातिवाद चला देंगे और आप उनको वोट कर देंगे। हाँ, ये गलती तो हुई है, लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। जातिवाद ने काफ़ी नुकसान किया है। ऐसे खुखार यानी जो है वो माफियाओं को शरण देने वाले अब वोट मांगते हैं तो पूरी आवाम उनसे पूछे कि हम आपको वोट क्यों करें भाई। मुख्तार अंसारी ही यानी जो प्रदेश के शासन को चलाए, ये सवाल है। तो पूरी जागरूकता, तो ये जो है समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, ये सिर्फ समाज को ही नहीं तोड़ती है, ये माफियाओं के जरिए माफिया ही जो है पूरे सिस्टम को चलाते हैं। ये दुख है। जब माफिया जब सिस्टम को चलाएगा तो जो आम जनता है हमारी, आम आवाम जो है हमारी, आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, वो कितने महफूज रहेंगे, इसका अंदाज आप वो कर सकते हैं। तो अब इतना ही नहीं, अब देखिए एक अपराध होता है, अपराध की जब जांच होती है, अपराध करने वाला अपराधी, वो अपराध यदि अपराधी का गिरोह है, गिरोह भी, उसके तार किसी जुड़े हैं वो भी, जो उसको संरक्षण दे रहा है वो भी, जब तक सबको गिरफ्त में नहीं लिया जाएगा और सबको उनके पात्र जो है वो पात्र जगह पर जहाँ उनको पहुँचाया जाना चाहिए वहाँ पर नहीं पहुँचाया जाएगा, तब तक इस तरह के अपराधों का खात्मा नहीं होगा, वो कम नहीं होंगे। और जब तक इस तरह के अपराधों का खात्मा नहीं होगा, वो कम नहीं होंगे, तो जनता को, आम जनता को, गरीब जनता को, मजलूम जनता को राहत कैसे मिली। तो यदि हमारी मजलूम आवाम को, हमारे गरीब जनता को, असहाय जनता को न्याय देना है, उसको सुरक्षा देनी है, तो ऐसे अपराधों को जड़ से ख़त्म करना होगा। और जड़ से ख़त्म मतलब कि मुख्तार अंसारी को ही पीछे पड़ गए
हमारे योगी आदित्यनाथ वो सही है। मुख्तार अंसारी तो माफिया था, उसको मैंने जो 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 उसका पात्र था वो ठीक है। उसकी संपत्तियों को भी, जो अवैध संपत्तियों को भी उन्होंने वो बुलडोजर के जरिए जो है ध्वस्त करवाया, ये भी सही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है कैसे भूल गए कि जो इनको संरक्षण दे रहे थे, जिनके बूते पर वो माफिया बना हुआ था, मुलायम के प्रति वही व्यवहार क्यों नहीं करते? मान लीजिए, वैसे तो मुख्तार अंसारी को क्यों पाल रहे हैं, जैसे और वो इनकाउंटर हो रहे हैं उसका भी कर देते, वो इनकाउंटर खत्म किस्सा। तो इनकाउंटर या, और देखिए ये सारे जो बातें बताई जा रही हैं, अपनी आवाम को केंद्र में रख करके उसको राहत कैसे मिलेगी? प्राथमिकता, महत्व जो है आवाम का है, मुलायम का नहीं है। प्राथमिकता किसकी है? आवाम की है। मुलायम की नहीं है, अखिलेश की नहीं है, मायावती की नहीं है, मोदी की नहीं है, किसकी? आवाम की है। तो आवाम की हिफाजत के लिए मुख्तार अंसारी का यदि इनकाउंटर होता है, बिल्कुल ये प्रदेश के हित में है। लेकिन वही इनकाउंटर उन लोगों का भी होना चाहिए जिनके बूते पर मुख्तार अंसारी जो है वो माफिया बना हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी, थोड़ा भी आप में सेंस है तो जरा इस पर ध्यान दीजिए, वरना आपका ये पाखंड ही जो है वो कहा जाएगा। मान लीजिए आप गोली से वो इनकाउंटर नहीं आप करवा पाते हैं मुलायम सिंह का या अखिलेश का, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी जो संपत्तियां हैं उनको बुलडोजर से ध्वस्त आप करवाइए। उनके जितने भी वो आर्थिक संसाधन हैं, बैंक है, फलाना, उसको सील आप करवाइए, तब न काबू में होंगे। तब नहीं तो एक मुख्तार अंसारी जाएगा, दूसरा मुख्तार अंसारी आ जाएगा। ये है। और यही नहीं, जब यहाँ से जब योगी आदित्यनाथ मैंने उस पर शिकंजा कसे, तो वो जो है, जो सबसे बड़ा अपराधियों का गैंग है वो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस, ये शातिर अपराधियों का गैंग है। तो फिर ये चला गया पंजाब में। अब सवाल यह है, पंजाब में जाकर के वो शरण ले लिया, तो यदि अपनी आवाम को राहत दिलानी है, इन अपराधियों से रक्षा करनी है, तो इन अपराधियों के जो आका लोग हैं, जिनसे इनको संरक्षण मिलता है, जब तक वही ट्रीटमेंट, वही उपाय जो मुख्तार अंसारी के प्रति किया गया है, बल्कि उससे भी अधिक सख्त उपाय जो है उनके प्रति न किया जाए, जो लोग इनको संरक्षण देते हैं, तब तक इस तरह के अपराध जो है वो जाएंगे नहीं, कम नहीं होंगे। और जब तक अपराध कम नहीं होंगे, जाएंगे नहीं, तब तक हम हमारी आम आवाम को, हमारी आम जनता को, हमारे आम आदरणीय भारतीय भाई बहनों को राहत मिल नहीं सकती, महफूज वो हो नहीं सकते। तो ये जो वहाँ संरक्षण पाया पंजाब में, तो ऐसे तो नहीं पाया होगा, वो गद्दार राहुल का इशारा रहा होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी इन्वॉल्व हुए। तो न्याय तो ये कहता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जो है वो इनकाउंटर होना चाहिए, राहुल का भी होना चाहिए। और ये नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी संपत्तियों पर बुलडोजर जो है वो चलना चाहिए। और जितना जीएनपीसी की संपत्ति है, राहुल की जितनी संपत्ति है,
प्रियंका की जितनी संपत्ति है, जितना सोनिया की संपत्ति है, सब पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। यदि आम आवाम को, आम भारतीय भाई बहनों को के प्रति न्याय करना है, यदि और न्याय करना है और उनको महफूज रखना है और इस तरह के अपराधों का अंत करना है, तो न्याय तो ही कहता है। लेकिन तमाशा तो देखिए, ये मोदी जी उस गद्दार को और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को प्रश्रय देने और संस्कृत देने वाले राहुल गांधी को हर सुविधा दे रहे हैं। पिछले एपिसोड में बताया गया था ना कि 3000 क्लस्टर बसें जो है दिल्ली में सोनिया गांधी की चलाई जा रही हैं, 3000 या 4000 जो भी है। वो ये जो गद्दार जो है केजरीवाल, उसके संरक्षण में अब मोदी जी की जानकारी है। तमाम व्यापारिक और औद्योगिक धंधे जो है इस जीएनपीसी के चलाए जा रहे हैं मोदी जी के शासनाधीन शासन के अंदर। तमाम एनजीओज, तमाम फार्म हाउसेज सब चलाए जा रहे हैं इनके द्वारा, और हर सुविधा जेट प्लस सिक्योरिटी, कई बिल्डिंगें दी जा रही हैं। यही तो सवाल है कि आम जनता जो है जब भी उसको संकट पड़ता है तो मर जाए और जो है वो पैदल चलते हुए मर जाए, मोदी जी को कोई गम नहीं। लेकिन इनके लिए जो है वो मैंने तमाम बिल्डिंगें देना है, जेट प्लस वो सिक्योरिटी भी देना है, और जब भी इनको जरूरत पड़े तो अपने पीएमओ के जरिए जो है स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट का इंतजाम कर देना है, वो इटली जाने के लिए। कोई वैनिटी कार के लिए जो है वो क्लियरेंस दिलाना है। कोई जो है जब हेलीकॉप्टर की परमिशन इसको प्रियंका को न मिली हो तो वो भी वो दिला देना है। तो इन माफियाओं के जो संरक्षक हैं, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के संरक्षक, उनको जो मुख्तार अंसारी आम आवाम के लिए जो है वो कहर वो बना हुआ है। तो बना हुआ है, ऐसे लोगों को ये मोदी जी पाल रहे हैं, और उस मोदी जी को हम आप वोट करते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। ये सब कुछ जो है हमारे आपके बूते हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। वो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके आपसे वोट ले लिए, प्रधानमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बस आपको शब्दों से कि अब सबका साथ सबका विश्वास, इतना बस वो बोलते रहे। बाकी सबका साथ सबका विश्वास जो है इनका है। इनका साथ राहुल से है और राहुल का विश्वास भी इनके ऊपर है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का साथ भी है और उन लोगों का इनके ऊपर विश्वास भी है। डी राजा, सीताराम येचुरी और जो है वो प्रकाश करत का साथ भी है और जो है वो विश्वास भी है। ममता बनर्जी जो कि इतनी बड़ी गद्दार है इस देश की, उसका इनसे साथ भी है और उसका इनके ऊपर विश्वास भी है। तो जितने इस देश के दुश्मन हैं, उन्हीं का इनके ऊपर विश्वास भी है और उन्हीं के साथ भी है। हमारी जनता का न तो विश्वास है न तो साथ है। जनता ने तो भरोसा किया, प्रधानमंत्री बनाया दो बार, लेकिन उसने देख लिया कि जब भी कोई संकट पड़ेगा, सीए के नाम पर, कृषि कानून के नाम पर तो ये मोदी जी हमारे उस आम आवाम को जिसने भरोसा करके इनको दो बार प्रधानमंत्री बनाया, जो है इन्हीं देश विरोधी ताकतों के हवाले कर देंगे, इनके आगे घुटने टेक देंगे और उन्हीं के रहमो कर्म पर ये छोड़ देंगे। ये तो साबित हो रहा है। इसलिए
अब हम तो नहीं कह सकते कि ये बोलना छोड़ दें और मेरे कहने पर ये बोलना छोड़ देंगे। ये तो बराबर बोलते रहेंगे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लेकिन जनता समझ ले कि आपके विश्वास का सवाल ही नहीं उठता, आपके साथ का भी सवाल नहीं उठता। बस अब यह है कि अब सवाल बस एक ही बार आकर के वो रुका हुआ टिका हुआ है कि आप इनको नष्ट में नाबूद कब करते हैं, और वो आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इस तरह का दुख झेलना, इस तरह की सत्य कथाएं, इस तरह की मनोहर कथाएं, दुख का हो चाहे रोने का जो भी है, ये निरंतर चलता रहेगा। तो ये फैसला हमारे आदरणीय वो भारतीय अवाम को करना है। मताधिकार का अमोघ अस्त्र आपके पास है। उसी मताधिकार के अमोघ अस्त्र के बूते ही ये तन के बैठे हुए गुमान में कि हम वही फिर राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन लेंगे अब, और जो है ध्रुवीकरण चला देंगे। भाई ये हिंदुत्व को बचाना है तो मोदी जी को दीजिए, और हिंदुत्व को ये क्या बचाएंगे। कोई इनसे पूछे कि भाई ये मोदी जी हिंदुत्व को क्या बचाएंगे, जब देश ही जो है वो असुरक्षित रहेगा तो ये हिंदुत्व को क्या बचा सकते हैं। सवाल इस बात का। तो देश भी और हिंदुत्व भी दोनों जो है असुरक्षित हैं ये बीजेपी के हाथों में। और अब समाज में हर तरह का विखंडन ये पैदा कर रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए ये आरक्षण वो आरक्षण, समाज को कमजोर करना, समाज को तोड़ना। अब तक तो समाज जो है तोड़ने के लिए ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस कर रही थी, समाजवादी भी समर्थन कर रहे थे, बहुजन समाज ये पार्टी वाले कर रहे थे। लेकिन अब उससे भी घिनौना जो है हथकंडा ये अपनाए हुए हैं। इस समाज के देखिए, भारतीय एकता तो बहुत जरूरी है, वो लाना ही लाना है, लेकिन भारतीय एकता के ये सबसे बड़े जो है वो बाधक हैं। जब तक ये शक्तियाँ सिस्टम पर रहेंगी, सत्ता पर रहेंगी, भारतीय एकता को आने नहीं देंगी। और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव और इखलाक, मोहब्बत, प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, सहयोग, सम्मान ये होने नहीं देंगे जब तक सत्ता में रहेंगे। और ये अलग किस्म का एक माहौल, ये जो चैनल वाले ये दूसरे मैंने पता नहीं यानी किन मुद्दों पर करते हैं, ये किन मुद्दों पर ये बहस करवाते हैं, सिर्फ जो है देश विरोधी ताकतों के पाप को छुपाने के लिए। मतलब कि कम्युनिस्ट वाले हमारे देश के दुश्मन से जाकर के वो मिले, उनके साथ जो है समारोह में शामिल हों, उनके हेली मेली बन जाए, उनके गलबैयाँ करें और अपने ही देश को जो है वो दोषी ठहराएं, देश के साथ गद्दारी करें। इसके प्रति कोई रोष नहीं, लेकिन उसमें मुख्य जो है वो हमारी आपकी मानसिकता जो बनाई गई है वो जो है उसका दोष है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति उतने संवेदनशील नहीं है। लेकिन अब संवेदनशील होने की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय मुद्दे हों और अपने भारतीय अवाम का मुद्दा हो, उसके प्रति संवेदनशील हो, न कि व्यक्तिगत कि हमको क्या मिला आरक्षण से, क्या गया क्या नहीं। जो मिला खोया उसके प्रति संवेदनशील होइए, लेकिन समाज एज ए होल को क्या नुकसान हो रहा है, नेशन एज ए होल का क्या नुकसान हो रहा है, इसके प्रति भी संवेदनशील होना पड़ेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।